वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में आज हम एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करेंगे जिसको अभी अधिकांश देशों ने मान्यता नहीं दिया है, लगातार संघर्षों में है, लगातार हमलों से ग्रस्त देश है। अब उस देश की चर्चा जिसका नाम है फ़िलिस्तीन देश, उसके बारे में आज आप लोग चर्चा करेंगे। फ़िलिस्तीन के इतिहास के बारे में, फ़िलिस्तीन के भूगोल के बारे में, फ़िलिस्तीन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, फ़िलिस्तीन और वर्तमान में फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बारे में और इसके कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। फ़िलिस्तीन देश के बारे में, जिसको पैलेस्टाइन देश भी बोला जाता है। तो फ़िलिस्तीन देखा जाए तो ये पश्चिमी एशिया यानी जो वेस्ट एशिया है वहाँ का एक देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 देश हैं अब तक यूएनओ में, उसमें केवल अभी 157 देशों द्वारा मान्यता प्राप्त देश है। वर्तमान में फ़िलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम इलाके पर कब्जा वाले वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी को सम्मिलित किया जाता है। फ़िलिस्तीन देश है ये दो भागों में बटा हुआ है। ऐतिहासिक और राजनैतिक और भौगोलिक दोनों रूपों से अगर देखा जाए तो ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका अगर हम लोग देखें पूर्वी भाग में यानी वेस्ट बैंक एरिया इसका, और पश्चिमी भाग में इसके देखा जाए तो इसका गाज़ा पट्टी यानी दो भागों में बटा हुआ है, जिसे सामूहिक रूप से हम फ़िलिस्तीन कहा जाता है, यानी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर। क्षेत्रफल लगभग इसका देखा जाए तो 6020 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या लगभग 55 लाख है। फ़िलिस्तीन द्वारा घोषित जो राजधानी है वो यरूशलेम है, जबकि रामल्लाह इसका वास्तविक प्रशासनिक केंद्र है, क्योंकि यरूशलेम पे वर्तमान में इजराइल का पूर्ण नियंत्रण है। तो वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो रामल्लाह है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे इजराइल के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे फ़िलिस्तीन के बारे में। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया यानी पश्चिमी एशिया में है। पश्चिम में देखा जाए तो इसके भूमध्य सागर है और इजराइल देश है। पूरब में देखा जाए तो जॉर्डन और मृत सागर। उत्तर में देखेंगे लेबनान देश या वास्तविक रूप में अब नियंत्रण हो गया है इजराइल है। दक्षिण में अगर देखें तो मिस्र का जो सुएज क्षेत्र है वो लगता है। तो अगर हम लोग देखते हैं मानचित्र में देखते हैं तो वास्तव में इजराइल भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल तथा राजनीतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है, और उसकी हम चर्चा करेंगे। ये गाज़ा पट्टी है, ये एक वेस्ट बैंक है, इसकी चर्चा हम आप लोग से विस्तार से करते हैं। गाज़ा पट्टी देखिए तो ये भूमध्य सागर के तटीय भाग में स्थित एक सकरा क्षेत्र है भूमध्य सागर में। इसके अगर हम लोग देखते हैं पूरब में देखेंगे तो इजराइल है, उत्तर में भी देखा जाए तो इजराइल है, और दक्षिण में अगर गाज़ा के देखा जाए तो मिस्र क्षेत्र है, मिस्र देश है। तो हम देखते हैं कि गाज़ा पट्टी है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के तटीय भाग में स्थित है। इसकी अगर देखा जाए लंबाई देखा जाए तो लगभग 41 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 6 से 12 किलोमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो गाज़ा क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र वाला क्षेत्र, बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है, इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्षेत्रफल देखा जाए अगर हम लोग गाज़ा का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखते हैं तो ये लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग देखें तो हमारी जो राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी कम है। इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर है। अगर हम गाज़ा पट्टी के पश्चिम में देखें तो भूमध्य सागर, उत्तर और पूरब में हम देखें तो इजराइल है, और दक्षिण में देखेंगे तो मिस्र का जो सुएज प्रायद्वीप है, सुएज कैनाल है वाला जो क्षेत्र है, सुएज पेनंसुला है वो स्थित है, यानी राफा सीमा इसको हम लोग कहते हैं, उससे ये अलग है जो गाज़ा क्षेत्र है मिस्र से। अधिकांश जनसंख्या यहाँ मुस्लिम है, लेकिन कुछ ईसाई रहते हैं। जनसंख्या लगभग यहाँ की 23 लाख है, और विश्व में सर्वाधिक घने वाले क्षेत्रों में, सबसे घने वाले क्षेत्रों में ये गाज़ा वाला क्षेत्र आपका स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो गाज़ा क्षेत्र है ये अरब सागर के तटीय भाग में है, जो गाज़ा स्ट्रिप है। गाज़ा के अगर प्रमुख शहरों की बात किया जाए तो इसका जो सबसे प्रमुख शहर है गाज़ा सिटी है, और सबसे बड़ा शहर और राजधानी यही है, गाज़ा सिटी है। इसके अलावा खान यूनिस है, अभी रफ़ा है जो मिस्र की सीमा पर स्थित है, और इसके अलावा जाबलिया जो क्षेत्र है, जाबलिया शहर इसका है। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसके जो प्रमुख शहर है गाज़ा सिटी, खान यूनिस, रफ़ा, ये मिस्र की सीमा पर है, और जाबलिया है। 2007 से इस शहर पे हमास संगठन, जो हमास आतंकी संगठन है, उसका नियंत्रण है, और हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकवादी हमले से इजराइल लगातार गाज़ा क्षेत्र पर हवाई मिसाइल तथा अन्य प्रकार से सैन्य कार्रवाई कर रहा है, हमले कर रहा है। इस कारण अगर हम लोग देखें तो गाज़ा क्षेत्र में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई है, वही बहुत से लोगों को पलायन करना पड़ा है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा है। वर्तमान में मिस्र और इजराइल ने अपनी सीमा सीज कर रखी है, ब्लॉक कर रखी है, जिस कारण इनको खाने पीने से लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी लगभग 50% बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो गाज़ा क्षेत्र है
ये लगातार समस्याओं से, एक तरफ से इजराइल का हमला है, दूसरी तरफ से इसकी जो दोनों सीमाएं हैं वो सींच है, और एक तरफ इसके पड़ता है भूमध्य सागर। तो इसीलिए गाजा को अक्सर खुली जेल कहा जाता है, ओपन एयर प्रिजन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये चारों तरफ से इसको बंद कर रखा गया है और हमले लगातार इस पे जारी हैं। भाषा यहाँ की देखी जाए तो अरबी है, धर्म इस्लाम है, मुख्य रूप से सुन्नी धर्म है। यहाँ पारंपरिक नृत्य होता है, बड़ा फेमस है, जिसको डुबके कहा जाता है। इजराइल संघर्ष के बाद जनसंख्या में लगभग 6% की कमी आई है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसका इतिहास उठा के देखें गाजा क्षेत्र का, तो प्राचीन काल से गाजा मिस्र और कानन सभ्यता के बीच का एक व्यापारिक मार्ग था, महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गाजा बहुत लंबे समय तक स्वतंत्र अस्तित्व भी इसका रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के नियंत्रण में चला गया। 1948 में अरब इजराइल जब युद्ध हुआ तो ये मिस्र का नियंत्रण क्षेत्र हो गया, और जब 1967 में 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध हुआ तो ये इजराइल के नियंत्रण में आ गया, और वर्तमान में इजराइल का काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण है। 1994 में ओस्लो जो समझौता हुआ, तो इसमें फ़लस्तीन का प्रशासन आंशिक रूप से इस पे नियंत्रण मान लिया। यद्यपि सेना देखा जाए तो लगी हुई है, ज़्यादातर जो सैन्य या रक्षा जो नियंत्रण है वो है इजराइल के हाथ में। 2007 में हमास का नियंत्रण यहाँ पे चुनाव हुआ, जिसमें आतंकवादी संगठन हमास ने का नियंत्रण गाजा क्षेत्र पे हो गया है, और वर्तमान देखा जाए तो हमास और इजराइल के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसमें काफ़ी विध्वंस हुआ है गाजा क्षेत्र का। अब एक हम चर्चा कर लें इसके जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक जो इसका क्षेत्र है ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में होने के कारण इसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं। वेस्ट बैंक का मतलब होता है वास्तव में किनारा होता है। तो पश्चिमी किनारे में जॉर्डन नदी जो कि इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है और उसके पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। अगर देखेंगे तो जॉर्डन की सीमा के समीप है वेस्ट बैंक। इजराइल फ़लस्तीन के जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, उसका ये हमेशा मुख्य केंद्र रहा है। वर्तमान में तो अगर देखा जाए तो ये शांत क्षेत्र है, क्योंकि इस पर आक्रमण वर्तमान में गाजा स्ट्रिप पे हो रहा है, जो चित्र में आपको दिख रहा है। गाजा क्षेत्र में ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा संघर्ष रहा है। आप देखिएगा इसकी अगर सीमा देखा जाए तो पूरब में हम देखेंगे, अगर हम लोग वेस्ट बैंक की सीमा अगर हम देखते हैं तो इसके पूरब में जॉर्डन देश और अमृत सागर है। उत्तर दक्षिण और पश्चिम में देखें तो इजराइल से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 5640 वर्ग किलोमीटर है, गाजा से लगभग 15 गुना, और जनसंख्या लगभग 30 लाख है। तो हम आपको बता दें, एक बार पुनः बता दें कि इजराइल के हमले से, लगातार हमले से जो फ़लस्तीन वाले क्षेत्र में, खासकर गाजा वाले क्षेत्र में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। खाने पीने से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो गई हैं। तो मैं पुनः एक बार बता दूं कि वेस्ट बैंक के जो प्रमुख शहर हैं वो रामल्ला है। रामल्ला फ़लस्तीन की अस्थायी राजधानी है, क्योंकि ये अपने आप को फ़लस्तीन ने अपनी राजधानी यरूशलेम को घोषित कर रखा है, लेकिन अभी अस्थायी राजधानी इसकी रामल्ला है। हेब्रोन ये ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। एक यहाँ का बेथलेहम शहर है। बेथलेहम जो शहर है ये यरूशलेम से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में है, और यहीं पे ईसा मसीह का यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। एक जगह शहर है यहाँ का जेरिको, ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। जेरिको जो शहर है वेस्ट बैंक क्षेत्र में है, यानी फ़लस्तीन का एक शहर है। वर्तमान में देखा जाए तो वेस्ट बैंक का जो प्रशासन है वो फ़लस्तीन का जो राष्ट्रीय प्राधिकरण, इसको फतह कहा जाता है, चलाती है। लेकिन इजराइल ने सैन्य नियंत्रण पूर्णतः इजराइल का इस पे है। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तथा अधिकांश देश वेस्ट बैंक क्षेत्र को फ़लस्तीन का हिस्सा मानते हैं, पर इजराइल इसे ऐतिहासिक अपना ऐतिहासिक अधिकार क्षेत्र कहता है, और अधिकांश क्षेत्रों पर इजराइल का ही नियंत्रण है। वेस्ट बैंक में अगर हम लोग देखें तो इजराइल ने लगभग 140 से अधिक यहूदी बस्तियाँ बसा दिया है, और लगभग 6 लाख यहूदियों को यहाँ पर बसा दिया है। यूएनओ इसे अवैध बस्ती मानता है, इलीगल सेटलमेंट मानता है, जबकि इजराइल कहता है कि हमारा वास्तविक नियंत्रण वेस्ट बैंक पर होना चाहिए। एक चर्चा थोड़ा सा कर लें यरूशलेम शहर की हम चर्चा कर लें। अभी हम थोड़ा सा इससे पहले हम आपको बता दें कि लगातार संघर्षों से, लगातार बमबारी से वर्तमान में जो फ़लस्तीन शहर है, खासकर जो इसका गाजा क्षेत्र है, पूरा लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंगें यहाँ की सब गिर गई हैं, और एक तरीके से खंडहर शहर बन गया है। एक तरीके से अगर हम लोग देखते हैं पूरा खंडहर, गाजा पट्टी देखेंगे तो पूरा खंडहर बन गया है, और हर तरफ
अफरा तफरी की स्थिति है और हर प्रकार की समस्या है, खासकर खाने पीने की और स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और इसके अलावा बेरोजगारी 50% लगभग यहाँ की बढ़ गई है। और चूँकि सारी सीमाएँ इसकी सीज हैं, चाहे मिस्र की हो चाहे इजराइल की सीमा हो, तो इनको आने जाने के लिए भी असुविधा हो रही है, कहीं ये जा भी नहीं सकते, पलायन करना भी इनका मुश्किल हो गया है। इसीलिए इसको ओपन जेल माना जाता है, वर्तमान में इसको ओपन जेल गाज़ा क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे आप लोग को चित्र में दिख रहा है, कुछ समस्याएं दिखाई जा रही हैं गाज़ा क्षेत्र में जो हैं, खासकर खाने की समस्या यहाँ पे भारी स्तर पे। और इजरायली बमबारी द्वारा लगातार 3 सालों से लगभग 7 अक्टूबर 2023 से लगातार युद्धरत क्षेत्र ये रहा है, यानी इजराइल लगातार इस पे बमबारी गाज़ा क्षेत्र पे कर रहा है। जैसे आप लोग देखिएगा चित्रों में, विनाश से अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरीके से गाज़ा क्षेत्र का विनाश किया गया है इजराइल देश के द्वारा। थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे यरूशलेम की, यानी जो यरूशलेम है यहाँ की। तो यहूदी, ये देखा जाए यरूशलेम शहर देखा जाए तो बड़ा प्राचीन शहर है। यहूदी, इस्लाम तथा जो ईसाई क्रिश्चियन है, ये तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, पवित्र स्थल माना जाता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे वेस्ट बैंक और इजराइल की सीमा पर एक जुडियन पहाड़ी है, उस पर स्थित है ये शहर। और इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है। और लगभग ये 5000 साल पुराना शहर है, प्राचीन शहर है। इस पर यहूदी, रोमन, मिस्र, उस्मानी और ब्रिटिश शासन क्रमशः रहा है, लगातार रहा है। जब 1947 में यूएनओ ने इजराइल और फ़लस्तीन को 2 अलग देश बनाने की योजना बनाई, तो यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण है और तीनों धर्म अपना नियंत्रण इस पर चाहते हैं। 1948 में इजराइल ने यरूशलेम की जब इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो दूसरे ही दिन 14 मई को इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की और दूसरे दिन ही 15 मई 1948 को अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध के बाद जो पश्चिमी यरूशलेम पर इजराइल ने पूरा नियंत्रण कर लिया। पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन देश के कब्जे में चला गया 1948 में। लेकिन जब 1967 में अरब इजराइल युद्ध होता है, 6 दिवसीय जो युद्ध होता है, इसमें इजराइल ने पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो फ़लस्तीन में जो पूरा यरूशलेम है वो इजराइल के कब्जे में है। और फ़लस्तीन का जो पूर्वी भाग है, यानी यरूशलेम का जो पूर्वी भाग है, उसको फ़लस्तीन अपना राजधानी मानता है। अगर हम देखें इसका थोड़ा सा धार्मिक महत्व देखें यरूशलेम का, तो यहाँ पे देखा जाए तो सुलेमान मंदिर, ये यहूदियों का सुलेमान मंदिर, और पश्चिम की दीवार जो उनका पवित्र स्थल है यहाँ पर है। ईसाइयों का देखा जाए तो चर्च ऑफ होली सेपुल्चर स्थित है, यहीं पे माना जाता है। जो चर्च ऑफ होली सेपुल्चर स्थित है, यहीं पे माना जाता है कि जो ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और बाद में वो फिर पुनर्जीवित हुए थे। इस्लाम के लिए देखा जाए तो मक्का मदीना के बाद इस्लाम का जो तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है अल अक्सा मस्जिद, वो यहीं पे स्थित है, यरूशलेम में स्थित है। डोम ऑफ द रॉक, जहाँ से माना जाता है मोहम्मद साहब मेराज की यात्रा पर गए थे, वो भी यहीं स्थित है, यरूशलेम में स्थित है। तो इसलिए इस्लाम और जो हम लोग देखते हैं ईसाइयों और यहूदियों के लिए, तीनों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। इसीलिए तीनों धर्म के लोग इस पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। 1980 में देखा जाए तो इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी भी घोषित कर दिया। और 2017 में देखा जाए तो यूएसए ने इसे मान्यता भी दे दी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने इसको मान्यता दे दी। और अपना जो दूतावास था वो तेल अवीव से यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय हिंसा और विवाद काफ़ी बढ़ गया। आप लोग को मानचित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन का जो ग्रीन कलर में क्षेत्र है घटता गया, और लगभग जो येलो कलर में है वो जो इजराइल का क्षेत्र है वो किस तरीके से युद्धों के द्वारा और विभिन्न संघर्षों के द्वारा इजराइल का क्षेत्र किस तरीके से बढ़ता गया। और लगभग आप देखेंगे तो अधिकांश क्षेत्रों पे वर्तमान में जो फ़लस्तीन और इजराइल 2 देश बने थे, उस पे अधिकांश पे वर्तमान में इजराइल ने कब्जा कर लिया है। कुछ ही क्षेत्रों पे जो गाज़ा है और वेस्ट बैंक का जो कुछ क्षेत्र है, उस पे फ़लस्तीन का नियंत्रण बचा हुआ है। और आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि जो इसका पश्चिमी वाला भाग जो छोटा स्ट्रिप दिख रहा है वो आपका गाज़ा क्षेत्र है, और पूरब में जो आप लोग का दिख रहा है वो वेस्ट बैंक है। यानी 2 भागों में ऑलरेडी ये बटा हुआ था, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पे, खासकर वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र पे इजराइल ने अपना नियंत्रण कर लिया है। पुराना अगर यरूशलेम शहर को हम देखा जाए तो ये 4 भागों में विभाजित था, जो पुराना शहर था।
एक भाग पे इसका यहूदी क्षेत्र था, दूसरा जो इसका भाग था ईसाई क्षेत्र था, तीसरे पे मुस्लिम क्षेत्र था और चौथा आर्मेनियाई क्षेत्र था। तो ये लगभग 4 भागों में प्राचीन काल में ये पुराना जो शहर था वो बटा हुआ था। जनसंख्या लगभग यरूशलेम की 10 लाख है और लगातार इस पे संघर्ष जारी है और ये वेस्ट बैंक वाले एरिया में पड़ता है फ़िलिस्तीन के। फ़िलिस्तीन का थोड़ा सा हम लोग देख लें कि अगर फ़िलिस्तीन के हम इतिहास की चर्चा करें कि फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री क्या रही है, तो प्राचीन काल से यहाँ कनानी, हिब्रू तथा फ़िलिस्तीनी और बाद में रोमन साम्राज्य का शासन रहा। अगर 1000 बीसी में देखा जाए, 1000 ईसा पूर्व देखा जाए, तो राजा डेविड और सोलोमन के साथ यहाँ यहूदी राज्य और इजरायली राज्य यानी यहूदी राज्य बना, जिसमें इजराइल और यहूदा राज्य बने। 586 ईस्वी में देखा जाए तो बेबीलोनिया यानी वर्तमान में इराक वालों ने का शासन इस पे हो गया, यरूशलेम पे कब्जा कर लिया, यरूशलेम को पूरा नष्ट कर दिया। बाद में फारसी, यूनानी और रोमन साम्राज्य ने यहाँ पे शासन किया। 638 ईस्वी में मुस्लिम जो खलीफा थे उमर इब्न आल खत्ताब ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। क्रूसेट काल को हम लोग कह सकते हैं धार्मिक युद्ध काल, बहुत लंबा समय तक चला, जो इस्लाम और ईसाई धर्मों के बीच कई बार हुआ। 1096 से लेकर 1270 के मध्य। 1517 में से लेके 1917 के बीच यहाँ पे उस्मानी साम्राज्य रहा यानी ऑटोमन एम्पायर रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया और 1917 में ही बेल्फोर घोषणा की, जिसके तहत यहूदियों और के लिए फ़िलिस्तीन में एक देश बनाए जाने की घोषणा की गई। ईवने ने 1947 में प्रस्ताव के द्वारा फ़िलिस्तीन को 2 भागों में बांट दिया। तो यूएन ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको 2 भागों में बांटा गया, एक यहूदी राज्य जिसको इजराइल कहा गया और दूसरा अरब राज्य जिसे फ़िलिस्तीन कहा गया। 14 मई 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना और 15 मई 1948 को अरब इजराइल युद्ध हुआ और प्रारंभ हो गया। इसके बाद लगातार युद्धों और संघर्षों के बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन के अधिकांश हिस्सों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है तथा फ़िलिस्तीन के सहयोगी देशों जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके भी कुछ क्षेत्रों पे कब्जा इजराइल ने वर्तमान में कर रखा है, चाहे सीरिया हो, जॉर्डन हो, मिस्र हो। इन देशों के क्षेत्रों पर भी इजराइल ने वर्तमान में कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर रखा है। वर्तमान में अगर हम लोग संघर्षों को देखा जाए, जो इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष हुआ या हमास संघर्ष हुआ, जो गाज़ा क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादी संगठनों द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, जिससे इजराइल के बहुत से लोग मारे गए और 240 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद इजराइल और फ़िलिस्तीन या खासकर हम कह सकते हैं इजराइल और हमास संघर्ष तीव्र हो गया और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया। इजराइल ने हमास के नियंत्रण वाले गाज़ा पर लगातार हमला किया और बमबारी की और लगातार अभी जारी भी है और व्यापक धन जन का नुकसान हुआ और ये संघर्ष अभी भी जारी है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो वर्तमान संघर्ष का कारण है वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होता है, जब हमास द्वारा हमला किया जाता है इजराइल पर। कुछ और चर्चा हम लोग कर लें, अगर हम फ़िलिस्तीन के बारे में करें तो जनसंख्या लगभग 32, अगर देखा जाए इसकी जो जनसंख्या है, इसकी वेस्ट बैंक की जनसंख्या लगभग 32 लाख है, गाज़ा क्षेत्र की लगभग 23 लाख है और कुल जनसंख्या लगभग 55 लाख है फ़िलिस्तीन की। क्षेत्रफल देखा जाए तो वेस्ट बैंक का जो क्षेत्रफल है वो 5640 वर्ग किलोमीटर और गाज़ा क्षेत्र का लगभग 580 वर्ग किलोमीटर है, यानी कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें फ़िलिस्तीन बहुत छोटा देश है, 6220 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 70 लाख लोग जो हैं ये शरणार्थी रिफ्यूजी के रूप में विभिन्न देशों में रहते हैं, जैसे जॉर्डन में लगभग 30 लाख लोग, लेबनान में 4 लाख लोग, सीरिया में 5 लाख लोग, इसके अलावा अन्य देशों में यहाँ के लोग शरणार्थी के रूप में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वेस्ट बैंक का लगभग 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, गाज़ा का लगभग 5500 यानी लगभग 5500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। गाज़ा को दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में माना जाता है। यहाँ का सेक्स रेशियो यानी देखा जाए लिंग अनुपात देखा जाए तो 1003 पुरुषों पे 1000 महिलाएं हैं, यानी लगभग जो सेक्स रेशियो लगभग बराबर है। साक्षरता काफ़ी अच्छी है, 97% है। धर्म देखा जाए अगर फ़िलिस्तीन का तो इस्लाम है, लगभग 97% लोग इस्लाम मानते हैं और मुख्य धर्म यहाँ का इस्लाम में सुन्नी है। ईसाई लगभग 2% और अन्य लगभग 1% लोग हैं, 1% लोग हैं जो अन्य धर्म को मानते हैं। भाषा यहाँ की देखी जाए अरबी, इसके अलावा अन्य भाषाओं में देखा जाए तो इंग्लिश और हिब्रू भाषा भी यहाँ बोली जाती है। थोड़ी चर्चा हम आप लोग से अगर मृत सागर की किया जाए, जो मृत सागर एक झील है जिसका वीडियो हमने आप लोग को ऑलरेडी बना रखा है। ये जॉर्डन, फ़िलिस्तीन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे खारे यानी सबसे लवणीय सारी सैलिनिटी वाले
ढेर सारा यहाँ पे जो कहा जाता है बहुत अधिक लवणता वाला झील है मृत सागर का। इसके अलावा जो यहाँ की अगर देखा जाए जो मुख्य नदी है वो जॉर्डन नदी है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है फ़िलिस्तीन क्षेत्र की, जो जॉर्डन, इजराइल और फ़िलिस्तीन में बहती है। तो इस तरीके से हम आप लोग को जो चर्चा की है आज इजराइल देश के बारे में। आज की जो चर्चा रही इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बारे में, फ़िलिस्तीन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, फ़िलिस्तीन के बारे में चर्चा आप लोग की हुई। फ़िलिस्तीन को एक बार हम पुनः बता दें, पश्चिमी एशिया का एक देश है। वर्तमान में जो इजराइल और हमास संघर्ष में काफ़ी यहाँ पे विनाश हुआ है। ये दो भागों में है, फ़िलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो पश्चिमी एरिया है उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, और जो अरब सागर तटीय क्षेत्र में एक पतली पट्टी है, स्थलीय भाग की जो पतली पट्टी पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उसको गाजा टिप या गाजा पट्टी कहा जाता है। गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पे हमास का नियंत्रण है, और अगर हम लोग देखा जाए वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र पे तो फतह का नियंत्रण है। एक तरीके से हम लोग देखते हैं राजनीतिक रूप से भी फ़िलिस्तीन एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक इकाई में नहीं है। भौगोलिक रूप से भी देखा जाए तो जो फ़िलिस्तीन है ये दो भागों में बटा हुआ है। ये गाज़ा क्षेत्र जो पश्चिम साइड में है अरब सागर तटीय क्षेत्र में, और इसके बीच में इजराइल, और इसके फिर पूरब में पड़ता है वेस्ट बैंक क्षेत्र जो जॉर्डन की सीमा के निकट है, यानी मृत्यु सागर के आसपास का एरिया है। लेकिन वर्तमान में अधिकांश क्षेत्रों पर जो नियंत्रण हो गया है इजराइल देश का हो गया है फ़िलिस्तीन के। फ़िलिस्तीन और इजराइल के अगर मुख्य संघर्ष की बात किया जाए तो इसका मुख्य कारण है कि जो अरब देश हैं या फ़िलिस्तीन है ये इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है। जो मेन संघर्ष का कारण यही रहा है। और वर्तमान अगर देखा जाए तो और इजराइल मानता है कि हमारा इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि एक दौर में अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र पर यहूदियों का शासन था, चाहे सीरिया हो, चाहे फ़िलिस्तीन हो, चाहे जॉर्डन हो या लेबनान जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण यहूदियों का था। ये तो यहूदी अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है, इजराइल अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है, और इसको अमेरिका और जो नाटो देश हैं उनका सहयोग भी प्राप्त है। जबकि जो अरब देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, मिस्र हो, लेबनान, सीरिया, ये देश इसराइल के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये संघर्ष का मेन कारण यही रहा है। इसके अलावा जो आतंकवादी गठजोड़ रहे हैं, आतंकवादी जो हमले रहे हैं, एक मेन कारण ये रहा है। चाहे हिजबुल्ला जो लेबनान का आतंकवादी संगठन है, चाहे हमास है जो गाज़ा का रहा है, या हूती है जो यमन का है, और इसको माना जाता है कि ईरान जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि ईरान के मेन संघर्ष का कारण, लेबनान से संघर्ष के कारण, सीरिया के संघर्ष का कारण, जो इन लोगों का इजराइल का जो संघर्ष का कारण रहा है, इन देशों का इजराइल के अस्तित्व को न मानना और लगातार इजराइल पर हमला करना माना जा रहा है। और यही मेन कारण है इजराइल और ईरान के युद्ध का कारण भी रहा है। और भविष्य में माना जाता है कि इस क्षेत्र में शांति की कोई संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी लगातार जो संघर्ष है लगातार गाज़ा पे तो हमला हो ही रहा है, और अभी संभावना पूरी बनी हुई है कि यूएस, इजराइल और ईरान में युद्ध की पूरी संभावना है। अभी तो इस क्षेत्र में अभी शांति होने की संभावना नहीं है। तो फ़िलिस्तीन का जो क्षेत्र रहेगा अभी लगातार संघर्षों का क्षेत्र रहा है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी।